हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखना कि पहले जो अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी वो थी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? संयोजन। कौन सी थी? संयोजन। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे आज? वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और क्या इसका अभिप्राय होता है। एक क्रिया। तुम शुरुआत में क्या करना है, क्रियाकलाप देखो। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम क्या लेना है? 2 ग्राम फेरस सल्फेट। 2 ग्राम क्या लेना है? फेरस सल्फेट लेना है। और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग को ध्यान दीजिए। पहले क्या करना है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसको उसके कलर को देख लेना है। क्रिस्टल के कलर को देख लेना है। फिर क्या करना है, क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए और चित्र जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है, और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग देखिए। अब यहाँ पर 2 कंडीशन ध्यान में देनी है। पहली कंडीशन है कि गर्म करने से पहले रंग, और गर्म करने के बाद रंग की क्या करनी है, आकलन करना है कि इनका रंग कैसा है। लेकिन ध्यान रखना, परख नली एक बर्नर लेना है और परख नली को सीधा अपने मुंह के सामने, जो गैस निकलती है ना, उसको गैस को मुंह के सामने नहीं, थोड़ी तिरछी रखनी, क्योंकि सीधी नाक के अंदर गैस को जाने नहीं देना है। और सर्वप्रथम अगर यह एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट यदि आप अपने अध्यापक की उपस्थिति में करोगे या शिक्षक की सहायता से करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। स्वयं करने का प्रयास न करें। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के हरे कलर में परिवर्तन हुआ? यहाँ पर क्या कहा गया कि फेरस सल्फेट का पहले कलर कैसा है? हरा। और हरे रंग के अंदर क्या परिवर्तन हुआ? सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षणिक गंध को आप सूंघ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करनी है वियोजन की। बात करनी है किसकी? वियोजन की। किसकी बात करनी है? वियोजन की। और वियोजन का सामान्य अर्थ होता है टूटना। सामान्य अर्थ क्या होता है? टूटना। कि यानी कि क्या होता है कि एक अभिकारक होता है। एक अभिकारक क्या करता है? 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। कौन टूटता है? अभिकारक। कौन टूटता है? अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। फिर क्या है, देखो इसमें कैसे टूटा है। ये एक अभिक्रिया है, देख लो। संतुलित करना अगर आप नहीं सीखे हैं तो इस क्लास के जो ऊपर वाले जो वीडियो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा वीडियो है। ये छठा वीडियो अभी जो लेक्चर चल रहा है ये छठा है। इसके आगे वाले जो वीडियो है वो आप देख सकते हो आसानी से, जिसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा समझाया हुआ अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें क्या है कि फेरस सल्फेट को क्या दी जा रही है? उष्मा। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। अब ये अभिक्रिया है ना, ये ऊष्मीय अपघटन है। कौन सी है? ऊष्मीय अपघटन। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है। कोई यौगिक होता है, उसको ऊष्मा देकर 2 यौगिकों के अंदर तोड़ा जाता है। जैसे ये क्या है, फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट को यहाँ क्या दी जा रही है? ऊष्मा का एक चिन्ह होता है, ये ताप। ठीक है ना, इसको गर्म किया जा रहा है। जैसे इसको गर्म कर रहे हैं तो ये टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में। किस में टूट रहा है? फेरिक ऑक्साइड में, या फिर आप इसको फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हो। फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड के अंदर टूट गया तो यहाँ पर एक तो Fe2 तो आ गया यहाँ पर। अब क्या रहा? एक O3 यहाँ आ गया, यहाँ पर O4 है, तो O रहा कितना? संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे? Fe आ गया, Fe2 आ गया। Fe की बात हो गई कंप्लीट। अब और एक क्या आया? O3 आ गया। और O है कितने? 2 × 4। यहाँ से O की अगर गणना करेंगे ना, तो O अणुओं की गणना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 4, तो 3 यहाँ पर आ गए। पीछे कितने रहे? 5। तो 5 लिखेंगे तो 1 लिख दिया इसने SO2। क्या लिख दिया? SO2। और 1 लिख दिया SO3। क्या लिख दिया? SO3। इस तरह से ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। इस तरह से ये 2 अभिकारकों के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में
एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि ये एकल अभिकर्मक कहो या अभिकारक कहो, ये की बात है। या तो अभिकर्मक कहो या फिर आप इसको अभिकारक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अभिकारक भी कह सकते हो। ये अभिकर्मक क्या होता है कि टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है या प्राप्त करता है या प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और गर्म करने पर फेरस सल्फेट, अब फेरस सल्फेट में क्या होता है कि कुछ मात्रा में क्रिस्टल जल होता है। क्या होता है? क्रिस्टल जल। क्रिस्टल जल का भी वीडियो आगे दिया हुआ है। आगे वाले जो क्लास है, अम्ल और सार वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर से मैंने पढ़ाए हुए है कि क्रिस्टल जल क्या होता है। आप देखो, थंबनेल देखोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें वो वीडियो देखकर आप क्रिस्टल जल क्या होता है वो पता चल जाएगा, पूरा वीडियो देखोगे तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस्टल जल क्या होता है। क्रिस्टल जल क्या होता है कि कोई भी अणु होता है या यौगिक होता है, उसके साथ में जो उपस्थित जल के अणुओं की जो संख्या होती है वो होता है क्रिस्टल जल। जैसे यहाँ पर क्या है? FeSO4 है, तो FeSO4 है, तो यहाँ पर जो ये है ना, ये वाला जो क्या है? क्रिस्टल जल है। क्या है? क्रिस्टल जल है। और जैसे ही इसको गर्म करोगे तो क्रिस्टल जल त्याग देगा, यानी कि FeSO4 फेरस ऑक्साइड सल्फेट होगा, वो क्या करेगा? क्रिस्टल जल गर्म करोगे तो क्रिस्टल जल क्या करेगा? त्याग देगा। और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और क्रिस्टल जैसे ही जल के अणु त्यागेगा, गर्म करोगे जल के अणु त्यागेगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ठोस होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ठोस होता है। जबकि SO2 और SO3 क्या होती है? गैसें होती है। आपने अभिक्रियाओं को संतुलित किया होगा, तो संतुलित करने पर उसके अंदर ये भी बताया था कि अभिक्रियाओं के अंदर उनकी अगर स्टेज पूछा है, अगर अवस्था पूछी है तो अवस्थाएं लिख सकते हो, लेकिन यदि अवस्थाएं नहीं पूछी है तो अवस्थाएं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अवस्थाएँ दी गई है तो अवस्थाओं को ध्यान में रखना ही है। तो यहाँ पर देखो FeSO4 की अवस्था क्या है? सल्फेट। FeSO4 फेरस सल्फेट की अवस्था क्या है? ठोस है। और यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की अवस्था कैसी है? ठोस क्रिस्टल है। और यहाँ पर ये SO2 और SO3 क्या है? दोनों गैस हैं। दोनों क्या है? गैसों की अवस्था है। फिर क्या है? उष्मा देने पर, अब देखो एक और अभिक्रिया दी हुई है, इसकी अभिक्रिया है उष्मीय अपघटन की अभिक्रिया का एक और उदाहरण है, वो देख लेते हैं। उष्मा देने पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे उष्मीय अपघटन के। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। प्रमुख एक प्रकार क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्यों वियोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक क्या होता है? एक अभिकारक होता है। और जब इसको उष्मा दी जाती है तो ये CaO और प्लस CO2 के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अब परिवर्तित कैसे हुआ तो इसको भी समझ लो कि यहाँ से ये अभिक्रिया इस प्रकार से देख लो इसको। अभिक्रिया क्या है? CaCO3। अब यहाँ पर क्या दी जा रही है? उष्मा। क्या दी जा रही है? उष्मा। अब जैसे ही आप इसको उष्मा दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CaO अलग हो जाएगा। CaO अलग हो जाए। पीछे रहा क्या? CaO तो अलग हो गया। पीछे रहा क्या? पीछे यही रहा कि एक तो ऑक्सीजन के 2 अणु रह गए, 2 ऑक्सीजन के अणु, और एक किसका रहा? कार्बन। एक क्या रहा? कार्बन। तो ये हो गया CO2। यानी कि आप कह सकते हो कि वापस इसकी जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या मुक्त होता है? ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? उष्मीय अपघटन है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को गर्म करने पर, अभिकारक को उष्मा देने पर वो क्या हो जाता है? 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं उष्मीय अपघटन। उष्मा देकर गर्म करने पर। जैसे एक आगे एक एग्जाम्पल क्रियाकलाप, जब ये क्रियाकलाप आप करोगे, लेकिन ध्यान रखना अगर क्रियाकलाप आप यदि किसी बड़े की निगरानी में या किसी शिक्षक की निगरानी में करते हो तो अच्छा रहता है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होगा। अब भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित कब होगा? जब आप क्या करोगे? लेड नाइट्रेट को क्या करोगे? गर्म करोगे। लेड नाइट्रेट को क्या करोगे? तापमान दोगे या गर्म करोगे। लेड नाइट्रेट को क्या करोगे? गर्म करोगे। ये इसका तीसरा एग्जाम्पल है, उष्मीय अपघटन का तीसरा। जब इसको आप तापमान करोगे तो ये लेड ऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। एक क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा। और एक क्या बनेगा?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग मुक्त हो जाएगा। इस तरह से आप इसको संतुलित भी कर सकते हो, जिसमें अलग अलग पीबी की संख्या होगी, अलग करोगे, नाइट्रोजन की अलग और ऑक्सीजन की अलग संख्याओं की गणना करके आप इसको आसानी से संतुलित भी कर सकते हो। आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई अन्य अपघटनीय अभिक्रियाएं करें। अब देखो ये है दूसरा प्रकार। पहला प्रकार था ऊष्मीय अपघटन और दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कौन सा है, विद्युत अपघटन। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी, चाहे कोई भी यौगिक है और उसके अंदर एक अभिकारक है और उस अभिकारक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका अपघटन करवाया जाता है। तो एक ये क्या है, ये देखो क्रियाकलाप क्या कहता है। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, प्लास्टिक का मग लेना है और उसकी एक तली में, मतलब उसका जो तला होता है उस तले के अंदर दो छिद्र करके उसमें रबड़ डालने हैं। उसके दो छिद्र कर देने, जैसे यहाँ छिद्र किए हुए, एक छिद्र यहाँ पर है और एक छिद्र यहाँ पर है, और उसके अंदर क्या डाल देने, रबड़ डाल देने, रबड़ डाल दें और इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। और जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है, इसमें दो ये इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं काला काला, ये दो इलेक्ट्रोड है। और मग में इतना जल डालिए, मग, और फिर क्या करना है, ये पॉइंट छूट गया। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी। दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करना है, एक 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है और उस बैटरी से क्या कर देना है, जोड़ देना है। और मग में इतना जल डालिए, यानी कि इसके अंदर इतना जल डालना है, इतना H2O डालोगे, जल डालोगे कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दें। और इसके अंदर क्या करना है, तनु सल्फ्यूरिक जल तो डालना ही है, जल तब तक डालना है कि उसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो पूरे डूब न जाएं, दोनों इलेक्ट्रोड पूरे डूब जाएं। और डूबने के बाद इसके अंदर आपको क्या डालना है, थोड़ी मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। फिर क्या करना है, जल से भरी ये 2 असांकित परखनलियाँ लें और उसके अलावा भी 2 जल से भरी हुई एक परखनलियाँ लेनी है। और दोनों परखनलियों को क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर रख देना है, दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर रख देना है। दोनों कार्बन परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इन उपकरणों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए क्या कर देना है, छोड़ देना है। फिर दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर क्या बनेंगे, बुलबुले। क्या बनेंगे, बुलबुले बनते हुए आप देखेंगे। और ये बुलबुले असांकित नली से जल को विस्थापित करते हैं। और ये बुलबुले होते हैं वो क्या करते हैं, जो असांकित जल नली होती है उस नली से क्या करते हैं, जल को विस्थापित कर देते हैं। और क्या, दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान होता है। और जब दोनों परखनलियाँ गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानीपूर्वक क्या कर देनी है, हटा लेनी है। अब जैसे ही दोनों परखनलियाँ गैस से भर जाती है, उसके अंदर बुलबुले निकलेंगे, और बुलबुले निकलेंगे तो उसके अंदर क्या हुआ, दोनों के अंदर गैस होगी। और वो गैस जब तक दोनों से गैस से भर जाती है तो उसके अंदर से क्या कर देना है, वापस परखनलियाँ हटा देनी है। अब जलती हुई मोमबत्ती, अब परखनलियों को हटाने के बाद क्या करना है, दोनों जलती हुई मोमबत्ती की दोनों परखनलियों के मुंह के ऊपर ले जाकर गैस की जांच कीजिए। अब क्या करना है, गैस की जांच करनी है। और सावधानीपूर्वक इस सावधानी क्या रखनी है कि इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी से किया जाना चाहिए। और दोनों स्थितियों में क्या होता है और दोनों परखनलियों में कौन सी गैस होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, अंदर क्या होता है, जल होता है, H2O होता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि एक में होगी हाइड्रोजन और एक में क्या होगी, ऑक्सीजन। ठीक है। और तीसरी अभिक्रिया है, तीसरी और अंतिम अभिक्रिया है, वो अंतिम अभिक्रिया कौन सी है, ये तो थी विद्युत अपघटन। और अगली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया कौन सी है, प्रकाशीय अपघटन। तीसरी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, प्रकाशीय अपघटन। कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। देखिए प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्रियाकलाप 1.8, क्रियाकलाप 1.8 में क्या है, साइनाइड, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है।
सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। AgCl2 भी लिख सकते हो या AgCl भी लिख सकते हो, ठीक है। और साइनाइडिस मतलब एक कांच की चिल्ली आती है, जो जैसे कटोरा होता है ना, कटोरे के नुमाई आती है, जो लैब में मिलती है, जहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। और ये साइनाइडिस को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले सिल्वर क्लोराइड को लेना है और सिल्वर क्लोराइड को साइनाइडिस में लेकर, साइनाइडिस एक कांच की चिल्ली आती है, उस कांच की चिल्ली के अंदर लेकर प्रकाश के अंदर रख देना है और कुछ देर बाद देखना है उसका कलर। तो कलर देखोगे तो क्या होगा, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ और ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये साइनाइडिस पड़ा है और इसके अंदर ये पड़ा है AgCl। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बना देता है। तो क्या होता है इसमें, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड और दूसरा रंग का हो जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है, और वियोजन के अभिक्रिया के कारण होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक अभिक्रिया ये लिख देते हैं वापस, ये कि ये अभिक्रिया, इसमें क्या होता है AgCl। ये मान लो आपने कोई पात्र के अंदर लिया और उस पात्र के अंदर रख दिया, और उस पात्र के अंदर रखने के बाद क्या किया, यहाँ से आपने, यहाँ पर क्या है HV, मैंने ये HV लिखा है। इसका मतलब आप ये समझना कि यहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें आ रही है, किसके ऊपर आ रही है, AgCl के ऊपर। किसके ऊपर आ रही है, AgCl के ऊपर। और यहाँ से क्या बन जाएगा, AgCl प्लस क्या बनेगा, Cl2 प्लस क्या बनेगा, Cl2। और इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पर 2 लिख दोगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे और यहाँ तो 2 है ही। इस तरह से आप इसको रासायनिक समीकरण होते हैं, इसको संतुलित भी कर सकते हो। एक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, AgBr। तो AgBr के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है। जैसे ये HV है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा, इसको यूँ लिखते हैं, HV है ना, इसको यूँ लिखते हैं, यूँ, सूर्य का प्रकाश, हैवी वे। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हो जाएगा Ag तो अलग हो जाएगा, ये 2 यहाँ हो जाएंगी और Br2 और ये 2 यहाँ पर। इस तरह से ये दोनों अभिक्रियाएँ, प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रियाएँ, ये संपन्न होती है। सिल्वर ब्रोमाइड की भी इस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है और इन दोनों की अवस्थाएं भी लिख सकते हो। पहले तो इनकी अवस्थाएं कैसी है, सॉलिड है। पहले तो AgCl की भी अवस्था सॉलिड है और AgBr की भी अवस्था कैसी है, सॉलिड है। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर प्रकाश प्रवाहित करोगे तो यहाँ से Ag तो क्या हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा, सॉलिड अवस्था में। और क्लोरीन किस में रूप में आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। इस तरह से देखो, इस अभिक्रिया को वापस देख लेते हैं एक बार। एक क्या है, AgBr है। तो AgBr की यहाँ पर तो इसकी अवस्था क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। लेकिन जैसे ही इसके आप अभिक्रिया करोगे, क्या करोगे, अभिक्रिया करोगे तो क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा Ag की यहाँ पर अवस्था आ जाएगी सॉलिड और ये हो जाएगा Br2 और Br2 क्या हो जाएगी, ब्रोमीन एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है। अब इसको संतुलित करना है तो यहाँ पर Br2 है तो यहाँ पर लिख दो 2 और यहाँ पर भी लिख दो 2। इस तरह से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं को आप आसानी से देखकर संतुलित कर सकते हो। पर आपको ध्यान ये होना चाहिए कि जो अभिक्रिया लिख रही है वो अभिक्रिया कंप्लीट याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को याद नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ सर, कि मुझे ये समस्या आ रही है, ये नहीं, जो अभिक्रिया है उनको तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें तो कोई इस प्रकार का दोहराया नहीं है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन होने की वजह से जो अभी वर्तमान में जो 10वीं का बेस है, ये जो वर्तमान का जो 10वीं में जो विद्यार्थी आए हैं, ये 10वीं वाले जो विद्यार्थी जो 10वीं में आए हैं ना, इनको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप 8वीं में भी प्रमोट हुए थे, 8वीं में प्रमोट हुए थे और 9वीं क्लास के अंदर ही प्रमोट हुए, तो आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है। आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है और आपको बेसिक मजबूत करने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जब आप इस चैनल से जुड़ोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हर बेसिक से बेसिक आपको बात बताई जाएगी और छोटे से छोटा कंटेंट आपको समझाया जाएगा। किताब का हूब टू हूब किस प्रकार किताब में क्या लिखा हुआ है और उसका एक एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, उसका पूरा का पूरा सारांश आपको यहाँ समझाया जाएगा, न कि यहाँ नोट्स वाइज। हाँ, नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, लेकिन पहले बात ये रहेगी कि आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है, वो किताब से जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको आसानी से सही तरीके से बैठ कर आपको इसको समझना है। अब क्या होता है कि जैसे ये जो
अभिक्रिया होती है, उस जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग, ये जो दोनों अभिक्रिया दी हुई है, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है, देख लो सफेद फोटोग्राफ में, यानी कि जो सफेद फोटोग्राफ या फोटोकॉपी करते हैं ना, वहाँ पर इनका उपयोग करते हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं का यही उपयोग में लेते हैं। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन हुआ, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा के कारण वियोजन हुआ। अब देखो हमने देखा मतलब हमने अभी जो पढ़ा उसके अंदर क्या देखा अपन ने जो अभी तक पढ़ा उसके अंदर क्या देखा, उसके अंदर केवल यही देखा हम कि ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन का सामान्य अर्थ होता है टूटना। एक बार फिर समझ लो, वियोजन का सामान्य अर्थ क्या होता है, टूटना। यानी कि इसमें एक अभिकारक होगा और एक अभिकारक क्या होगा, टूट कर दो नए उत्पादों का निर्माण करेगा, तो वो वियोजन हुआ। अब वियोजन 3 प्रकार से होगा। पहला होगा उष्मीय, मतलब उष्मा, अगर किसी को आप उष्मा दोगे तो वियोजन होगा, अगर किसी को प्रकाश दोगे तो उष्मा वियोजन होगा, और प्रकाश और या फिर आप विद्युत दोगे तो क्या होगा, वियोजन होगा। वियोजन का मतलब होता है टूटना। और इसमें सभी में क्या हो रहा है कि उष्मा दे रहे हो, प्रकाश दे रहे हो और विद्युत भी दे रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि इसमें उष्मा अवशोषित की जा रही, उष्मा लेकर टूट रहा है, उष्मा लेकर टूट रहा है। तो जब ये उष्मा लेकर टूट रहा है तो ये उष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण। उष्मा या ऊर्जा का क्या कर रहा है, अवशोषण। जब ये ऊर्जा अवशोषित करता है तो ऐसी अभिक्रिया होगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, अभी उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। प्रकार अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार 2 पढ़े। एक तो पढ़ा है संयोजन, एक पढ़ा है संयोजन। और संयोजन का सामान्य अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। यानी कि 2 अभिकारक होते हैं, 2 अभिकारक होते हैं और 2 अभिकारक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तब तो वो होगा संयोजन। क्या होगा, संयोजन। और यदि अभिक्रियाओं के 2 प्रकार पढ़े, पहला है संयोजन और दूसरा है वियोजन। वियोजन को आप अपघटन भी कह सकते हो। अपघटन, यहाँ पर क्या होता है कि 2 अभिकारक, एक अभिकारक होता है, वो क्या करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। अब देखो संयोजन का एक उदाहरण देख लो। पहला है संयोजन का उदाहरण क्या था, C+O2, तो क्या बना, CO2। क्या बना, CO2। क्या बना, CO2। इसी तरह से आप वियोजन का उदाहरण देखोगे तो वियोजन अभिक्रिया, जब आप वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखोगे तो क्या होगा, इसमें 3 आधार होंगे। 3 आधार क्या होंगे, पहला होगा उष्मा के आधार पर उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन। दूसरा होगा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। ये तीनों प्रकार किसके होंगे, वियोजन के। किसके होंगे, वियोजन के। और वियोजन को आप सामान्य तौर पर आप यूँ भी समझ सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया, जैसे एक उदाहरण मैं देख लेता हूँ, दोनों का कॉमन में सीधा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हो, गर्म। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हो, गर्म। जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो यहाँ पर क्या है, गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा CaO, और किस में टूटेगा, CO2 में। और क्या मुक्त करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर तीर का सीने ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पर गैस बाहर निकल रही है। गैस क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर आप क्या कर रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। क्या प्रवाहित कर रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे
तो जैसे ही इसके अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यहाँ से क्या होगा, एक तो H2 और क्या हो जाएगा O2, H2 और क्या हो जाएगा O2। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये आपकी अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी अनिवार्य, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी अनिवार्य। यदि मानो जैसे मानो कि अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करते, अगर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती जिनको संतुलित करना जरूरी नहीं होता है कि वो संतुलित ही होती, जैसे मान लो ये, तो इसके अंदर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ये वाली रासायनिक अभिक्रिया है कौन सी, CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको इसमें मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, इसमें क्या किया है कि CaCO3 है ही, CaO और प्लस CO2 प्लस क्या किया CO2। इसमें ऑक्सीजन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है मुक्त, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है मुक्त। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है, ये इस अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्वयं में ही क्या है, अपने आप के अंदर संतुलित ही है। इस तरह से बहुत सारी अभिक्रिया होती है जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। सामान्य तौर पर अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है और कंप्लीट तरीके से आपको याद भी रखना है। मैं यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ, ऐसे सभी की परिभाषा होती है, सब अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा लिखूंगा और बाकी अभिक्रियाओं की परिभाषा बोलूँगा, जिससे आपको थोड़ा माइंड लगा के उसको सुनना, ताकि आपको याद हो जाएगी। पहला, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक यथा ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत धारा से वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली, इसके प्रकार भी कितने हैं, इसके प्रकार है 3, इसके 3 प्रकार हैं। प्रकार इसके 3 हैं। पहला, ऊष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन,
तीसरा प्रकाशीय अपघटन। ये इसके 3 प्रकार है और इन तीनों प्रकारों के बारे में मैं आगे जो शुरुआत है, शुरुआत के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ पूरा हुबहू, और ये आपको मैंने बता दिया। और इसका एक एक एग्जाम्पल आपको स्वयं को लिखना है और इसकी परिभाषा भी स्वयं को लिखनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।